रेप गलत है? आप लोग कहोगे कि क्या बेहुदा सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। हर कोई कहता तो है कि रेप गलत चीज है, लेकिन कंडीशंस अपनी अप्लाई करता है उसके साथ। जो रेपिस्ट मेंटालिटी के लोगों की ऐसी सोच होती है कि अगर लड़की स्टेज पर डांस कर रही है तो उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। हर कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए। लड़कियों के रात में बाहर होने से रेप नहीं होते, रेपिस्ट के रात में बाहर होने से रेप होते हैं। बात बड़ी सिंपल है, रेप यानी जबरदस्ती, रेप यानी किसी की फ्रीडम का वायलेशन। जैसे कि 2022 का नाडिया रेप केस, जहां एक 14 साल की बच्ची विक्टिम थी, उस पर उन्होंने कहा कि लड़की का लड़के के साथ लव अफेयर था। क्या ये चीज भी अब इनको समझानी पड़ेगी कि प्यार में होने का मतलब रेप का लाइसेंस नहीं होता? अगर छोटे कपड़े की वजह से रेप होता है तो छोटी बच्चियों का रेप क्यों होता है? बूढ़ी औरतों का रेप क्यों होता है? मेंटली इल बच्चों के साथ रेप क्यों होता है? साड़ी और बुर्का पहनी हुई औरतों का रेप क्यों होता है? गांव में रेप क्यों होता है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तो लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना बहुत ही रेयर बात है, तो वहां पर सबसे ज्यादा रेप क्यों देखने को मिलता है? सेक्सुअल अर्ज का रेप से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसे जवानी का जोश कहकर जस्टिफाई करना बंद कर दो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। राणा दासगुप्ता, जो बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटीज की एक संस्था को लीड करते हैं, उन्होंने कहा कि कम से कम 97 घरों और दुकानों पर अटैक हुए हैं और 10 मंदिरों को वैंडलाइज किया गया है। इसमें 100 से ज्यादा हिंदू जख्मी हुए हैं और कम से कम 2 आम हिंदू मारे गए हैं। म्यूजिशियन राहुल आनंद के घर पे भी अटैक हुआ और उनके 3000 हैंडीक्राफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आग में जल गए। बांग्लादेश आर्मी और पुलिस इन हमलों को रोकने के प्रयास में लगी हुई है। बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने भी माइनॉरिटीज पर होने वाले इन हेनियस अटैक्स को कंडेम किया है। इन्होंने कहा कि हिंदू, बौद्ध और ईसाई परिवारों को बचाओ, ये हमारे भाई हैं, कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर माइनॉरिटीज पर हमले नहीं रुके तो ये रिजाइन कर देंगे। किसी भी देश के लीडर से ऐसी ही उम्मीद होनी चाहिए कि वो सेक्युलरिज्म की राह अपनाए, वरना अगर किसी देश का प्रधानमंत्री रिलीजियस पॉलिटिक्स करने लगे, नफरत फैलाए, तो उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई हो नहीं सकता। हजारों हिंदुओं ने ढाका और चट्टोग्राम में मैसिव प्रोटेस्ट रैलीज निकाली, ये डिमांड करते हुए कि उनके घरों, दुकानों, मंदिरों की सुरक्षा की जाए। नारे लगाए गए कि हम कौन, बंगाली बंगाली। उनके साथ हजारों मुस्लिम प्रोटेस्टर्स भी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए दिखे। अब इस सब वायलेंस में इंडिया का गोदी इकोसिस्टम झूठी खबरें फैलाकर हिंसा भड़काना चाहता है। एक से बढ़कर एक झूठी खबर फैलाई इन्होंने। ये देखिए, ये ट्वीट फेक था, ये खबर फेक थी। हिंदू क्रिकेटर के घर पर आग लगना फेक था, ये खबर भी फेक थी, ये वीडियो भी फेक था। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो इन नफरती चिंटुओं के दिमाग में घुसती नहीं है कि कम्युनल वायलेंस को रोकने का सोल्यूशन कम्युनल वायलेंस नहीं है, उसका सोल्यूशन है सेक्युलरिज्म। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे नहीं भी होंगे, अच्छा प्रिटेंड तो कर ही रहे होंगे। अभी हम देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस, और हर वीडियो का देने वाला मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चलिए पहली वीडियो देखते हैं। नहीं कि मैं घर घर जाके बैठा उनके साथ, दिस इज नॉट माई जॉब। मेरा काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो थोड़ी एवरीबॉडीज हाउस दे हैव गॉट डिफरेंट वर्क फॉर हिम। मेरे हिसाब से एज ए सांसद मेरा अलग काम होता है। पब्लिक में जब मीटिंग्स वगैरह होता है हम जाते हैं जी, उसके अलावा हमें हमारे विधायक लोग उन लोगों के लेवल में उनके सब साथ में रहेंगे। That is their duty to do that. जी. My duty is when there is a requirement, I am there. When it is not required, why every day I should be sitting with everybody? There is no need. But I am doing my work. Na? My work is in the office. I go to the meetings. I get execute so many things. What is happening in different department? वो सब मैं देखती हूँ. वो सारा काम implement करती रहती हूँ ना. ये काम ज्यादा जरूरी है कि लोगों में बैठना जरूरी है? लोगों में बैठेंगे, फोटो लेंगे और क्या करेंगे? देखो, मैं एक बार बोलूंगा ना कि इन्होंने जो पॉइंट रखा ना कि लोगों में बैठेंगे तो लोग फोटो लेंगे और लोग जो है ना हमेशा मेरा जाना जरूरी नहीं है। देखिए, बात ऐसा है ना मैडम कि आप हो नेता और कहते हैं ना कि जब मेरा सिंपल जवाब दो, जब आपको चुनाव लड़ना होता है और चुनाव जीतना होता है तो आपके बड़े बड़े नेता ग्राउंड लेवल पे क्यों आते हैं? तब आप उन्हीं विधायक को बोलो ना, उन्हीं एमएलए को बोलो कि भाई तूने तो यहाँ पे अच्छा काम किया ही होगा, तूने तो सेवा की है, तुझे तो वोट मिलेगा ही मिलेगा, मेरी क्या जरूरत है? तब आप ग्राउंड लेवल पे क्यों आते हो? तब प्रधानमंत्री जी छोटे से छोटे विधायक के लिए क्यों चुनाव यात्रा करने जाते? इसलिए करने जाते हैं ना, बड़ा चेहरा को आप वहां पे इस्तेमाल करते हो। लेकिन क्यों बड़ा चेहरा चुनाव जीतने के बाद नहीं जा सकता उन लोग का थैंक यू बोलने के लिए, उनसे क्या हाल पूछने के लिए? हर साल क्यों नहीं जा सकता उनसे पूछने के लिए? हर महीने क्यों नहीं जा सकता कि भाई साहब तुमने जो
वोट दिया था, हमारे एमएलए को दिया था, हमारा चेहरा देखकर, हमारी पार्टी को देखकर, तो अब क्या ग्रोथ किया, इसने कैसा काम कर रहा है, पूछने तो जा सकते हैं। ये क्या लॉजिक हुआ कि भाई हम इतने बड़े लेवल पे, हम बिल्कुल आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन ये गलत है कि भाई मैं क्यों जाऊंगी, मेरा भाई आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे नेता जाते हैं अपना फेस वैल्यू बना के वहां पे चुनाव जितवाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, और वहां का विधायक एमएलए तो ऑलरेडी गायब ही गायब है, कुछ तो करता ही नहीं है। आपको रिपोर्ट लेना पड़ेगा, कहीं गुंडागिरी तो नहीं कर रहा, कहीं नफरत तो नहीं फैला रहा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जैसे समाज में खराब हो रहा है। आए दिन सुनने में आता है कि एमएलए धमकी दे रहा है। आप सिंपल सा बताना, एमएलए का मतलब आज इस देश के अंदर क्या है, गुंडा ही है। विधायक का मतलब क्या है, गुंडा ही है। लोग कितने विधायक हैं जिनकी लोग बड़ी इज्जत से नाम लेते हैं कि भाई विधायक, कितनी विधायक है जिनसे बहुत लोग मोहब्बत करते हैं। 90% लोग नफरत करते हैं, 90% लोग को पता है कि गुंडा है। 90% लोग, 99% विधायक इस देश के अंदर का गुंडा है। मतलब इमेज तो ऐसी ही है ना। अब जाए किसी को बोलो कि विधायक, विधायक एक गुंडा है, विधायक होना चाहिए दोस्त, भाई, मोहब्बत, समाज सेवी, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन विधायक का इमेज अब ऐसा बन गया गुंडा, नेता का इमेज मतलब गुंडा, ऐसा इमेज बन चुका है लोगों का मन में, क्योंकि ऐसी चीजें करते हैं वो। उनके इंटरव्यू से या फिर उनके भाषणों में वो चीज झलकता है कि यार ये गंदी बातें कर रहे हैं, वो जो है ना धमका रहे हैं लोगों को। तो इसमें क्या ही बोल सकते हैं। मेरा कहना है कि अगर आप वोट मांगते समय वहां जाते हो, वोट मांगते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है रिपोर्टिंग करना भी और जा के रिपोर्ट लेना भी। ऐसे दुगलाई करने से नहीं बनेगा। चल अगला देखते हैं। पर्टिकुलर कम्युनिटी से क्या देखिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी जो बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं, वैसे लोगों का नाम लीजिए। वो आपने देखा होगा संदेश खाली में जो है कौन सा पकड़ा गया है आदमी। शाहजहां शेख। हाँ, वैसे वैसे लोगों का हो गया। सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आलोचित भी किया हर मंच से। आलोचना से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लेकिन वैसे वैसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए और फांसी पे लटका देना चाहिए वैसे लोगों को, और बंगाल पे में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात है कि महिलाओं के साथ अगर अन्याय होगा कहीं भी, इस देश के किसी भी कोने में, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो केरला में हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना आपने? नहीं सुना है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये है दल्ला मनीष कश्यप, ठीक है। ये इतना बड़ा भोसड़ी वाला है, मैं क्या बोल रहा, मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, इससे भी ज्यादा मैं कर सकता था, लेकिन मैं इतना ही करता हूँ। ये इतना बड़ा नफरती आदमी है, इतना बड़ा नफरती, जहर घोलने वाला बंदा है ना, कि मतलब सांप भी इसको डर से ना सांप मर जाए, इतना जहर है इसके अंदर, इतना जहर है इस बंदे में। अकेली इतनी काबिलियत है कि ये नफरत की दरिया बहा सकता, समझ जाओ। नफरत की दुकान का सबसे बड़ा व्यापारी आदमी है, ठीक है। अभी आपने बहुत छोटी सी बात है कि पड़ोसी मुल्क का बंदा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, मेहनत किया, अच्छा किया, जीत गया। हमारे देश में सेकंड है, कोई बात नहीं, हम तब भी खुश हैं। लेकिन इस नफरती चिंटू ने बोला उस बंदे ने इसलिए जीता कि उसने ड्रग्स लिया था, जबकि ऑलरेडी इस पे नफरत फैलाने की वजह से इसको जेल हुई थी। ऐसा लगा था ये जेल से कभी वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर वही वॉशिंग पाउडर बीजेपी। ये बंदा पहले पत्रकार था, फिर ये बीजेपी में ज्वाइन किया। पहले वो आरएसएस का दल्ला था ये साला, फिर ये जाके ज्वाइन किया बीजेपी। और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इस पे सारे केस अभी ठंडे पड़ चुके हैं। ये बीजेपी का नेता बन चुका है, उल्टा पुल्टा नफरती बयान देता है जिसका सर न पैर, और कोई इसे सवाल करने वाला नहीं है। इतना हरामी बच्चा है, कैसे पैदा होते हैं ऐसे बच्चे, मुझे वो जानना है। कैसे कि इतना नफरत, इतना दिक्कत किसी को कैसे हो सकता है, किसी से, इंसान से, मुसलमान से, कैसे, ये उसकी पैदाइश है। मुझे सिंपल सा लगता है कि धंधे वाली होगी इसकी मम्मी, तभी ये ऐसा बच्चा पैदा होता है। ऐसा बच्चा तो तभी पैदा हो सकता है भाई साहब। मतलब ऐसा नफरती बच्चा जो है ना कैसे पैदा हो जाता है मुझे नहीं पता। मतलब क्या माँ बाप ने परवरिश की है, क्या खिलाया पिलाया है, मुझे समझ में नहीं आता है। पर इतना नफरती इंसान तो मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। बहुत नफरती चिंटू की दुकान है ये। चलो देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर राहुल गांधी 2024 में भी बुरी तरह हारते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 3 बार अगर किसी को पब्लिक रिजेक्ट कर देती है, फिर भी क्या वो सामने आना चाहिए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने तो अगर आप फिर वही दुनिया भर के जितने डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं, वहां एक तरीका है कि भाई आप एक मौका आपको मिले, 2 मौका मिले, लेकिन ये दोनों साइड से लागू होता है। दुनिया में ये भी प्रैक्टिस है कि आप 10 साल जीत कर आ गए, आपने शासन चला लिया, अब मौका किसी दूसरे को दीजिए। तो ये बात मोदी जी पर भी लागू होती है, भाई 3 बार जीत के आ गए, अब जीवन भर मत रहिए, किसी दूसरे को दीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ, इनको क्या तकलीफ है भाई? हम 10 बार प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि हम जो जनता को लॉलीपॉप चटवा रहे हैं वो लॉलीपॉप कभी कांग्रेस दे पाएगा या कोई पार्टी दे पाएगी? मंदिर का लॉलीपॉप
नफरत फैलाने का लॉलीपॉप, हिंदू मुस्लिम कराने का लॉलीपॉप, जात पात कराने का लॉलीपॉप। ये लॉलीपॉप तो किसी के अंदर ताकत है दे पाएगा? कोई पार्टी अगर दे सकती है तो राज करे। मेरे अंदर वो पावर है, हम नफरत का लॉलीपॉप फैला सकते हैं, खिला सकते हैं, तो खिला रहे हैं। चल, और गोदी मिला तो है दोगलाई करने के लिए मेरा। अगला देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की बात कही, लोग कह रहे हैं इतनी ओछी भाषा देश के प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती, इतनी अमर्यादित भाषा देश के प्रधानमंत्री किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी क्या राय है उस पर? आप नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री मानते हैं? मानते हैं। हम नहीं मानते। हमको तो लगता है कि सच्चा मुसलमान का अगर कोई औलाद है इस देश के अंदर, वो नरेंद्र मोदी ही है। ये क्या बात हुई? और क्या यार, जब हर समय विपत्ति में रहते हो किसकी याद आती है? माई बाप का। जब परेशान रहोगे तब क्या मुंह से निकलता है? अरे बाप रे बाप, अरे माई रे माई, हम लोग कहते ना। हो सही, जब चुनाव आएगा तब नरेंद्र मोदी, अरे मुसलमान रे मुसलमान। पत्रकार भी ऐसे, बात तो सही है ना यार, कि जैसे ही इनका चुनाव आता है, या तो ये बहुत इनका जो पीआर टीम है ना, बड़ा खतरनाक है यार। मतलब इनको बताता है कि भैया इस स्टेट में चुनाव हो रहा है, आपको ऐसी बातें करनी है, आपको ऐसे नफरत फैलाना है, ऐसे बयान देने हैं आपको। इस स्टेट में चुनाव हो रहा है, भाई ये लोग कुछ नहीं समझते यार। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कोरोना के टाइम में ये लोग चुनाव करवा लिया यार, इससे ज्यादा दोगलाई क्या कर सकते हैं? यहाँ मुसलमानों को लाठी पड़ रही है, लोगों को ट्रेन के नीचे कट के मर रहे हैं, लोग बेहोश हो जा रहे हैं, लोग को पुलिस छोड़ नहीं रहा है, जिंदा मार रहा है, हर चीज से बुरे है। लेकिन ये लोगों ने अपना पूरा चुनाव करवाया। इन लोग के चुनाव से कोरोना नहीं फैला, गोदी मीडिया ने दिखाया मुसलमान के ऊपर फैल गया। और ये लोग ऐसा बयान दे रहा मुसलमान को दे देंगे, ये सारी चीजें समझ में आता है नहीं यार, कौन कितना नफरत फैला रहा है। चलो अगला देखते हैं। सबसे बड़ी शख्सियत और जिनकी लोकप्रियता ऐसी है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कोई नेता दूर दूर तक इनके आसपास नजर नहीं आता। मैं भारत की मिट्टी से निकले भारत माँ के उस बेटे की बात कर रही हूँ जिसके बिना आज की तारीख में आप नए भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जी, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं रोमाना इसार खान। मोदी जी मजा आ गया चाट के, मोदी जी मजा आ गया। थोड़ा सा सेंधा नमक होता तो और मजा आता। मोदी जी क्या चाटा है मैंने, आपको कैसा लगा? आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा चाटती हैं आप, बहुत अच्छा। मतलब कैसे जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टी का आप इतना अच्छा चाट सकती हैं? आपको इतने पैसे मिलते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी की आप चाटें? वाह, टाइम पे पैसा मिलता है इन लोगों को चाटने का। और ये इकलौती नहीं है, सुधीर हो गया, तिहारी हो गया, बनराकस हो गया, फिर से अपना जो वो जो क्या बोलते हैं चांस हो गया, और जो बहुत सारे लोग हैं। चलो अगला देखते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर सवाल पूछिए। सवाल पूछने का काम पत्रकारों का है। ऐसा नहीं है, आजकल सवाल पूछने का काम नेताओं का भी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बड़े साल मुझे याद है कि उस समय मैं भी 10-10 घंटे टेलीविजन किया करता था। आप लोग स्टोरी चलाया करते थे, 1,76,000 करोड़, इतने जीरो हैं गिने भी नहीं जा सकते। 2 साल 3 साल 4 साल आप वो चलाते रहे। जब वो मामला अदालत में गया, सभी लोग बरी हो गए। आपने एक बार माफी मांगी सार्वजनिक तौर पर, जिन लोगों की रेपुटेशन आपने बर्बाद कर दी थी? मनीष तिवारी जी आपने उस माफी दौर मांगी? में, मनीष तिवारी जी उस दौर में आप लोग मुझे पैसा नहीं दे देते, मैं कैसे चाटती आप लोगों का? मनीष तिवारी जी आप समझिए, मैं कैसे दुबलाई कर देती उस समय। मुझे दलाली का पैसा नहीं, आज बीजेपी जितना मुझे पैसा देती है दलाली का, मेरा फर्ज बनता है दलाली करना। आज जितना बीजेपी मुझे चाटने का पैसा देती है, उतना अगर आपने मुझे दिया होता, मैं उस समय आपकी चाटती, आपकी पार्टी की चाटती। लेकिन मुझे उस समय आपने नहीं दिया ना, उस समय। आज मुझे बीजेपी दे रही है, इसलिए मैं देखो मैं किस तरीके से नफरत फैलाती हूँ इस देश के अंदर। देखो मैं कैसे करवा देती हूँ हिंदू मुस्लिम, कैसे मैं फेक न्यूज चलवाती हूँ। देखो पावर ऑफ मनी, आपने पैसा दो, आज पैसा दो और सिंधा नमक दो, फिर देखो मैं चाटती कितना अच्छा। चलो बुरा देखते हैं। पहले ये देखो, मोदी के भाषण आप सुन रही होंगी, कैसे लग रहे हैं इन दिनों भाषण? आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए अब मुद्दे सारे खत्म हो चुके हैं। अब पता चल गया है कि हमारी हार हो रही है। अब पता चल गया है कि हमारी 400 पार क्या, शायद हमारी 40 पार भी ना आए। तो इसलिए वो बेचारे हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं।
सफेद कपड़ा। अभी जैसे कि उन्होंने बोला कि मंगलसूत्र उतरवा देंगे, आपके घर में घुस जाएंगे, इस तरह की गंदे बयान जो हमारे पीएम को बिल्कुल शोभा नहीं देते, इस तरह के बयान उन्होंने दिए, बहुत ही गंदे तरीके से दिए। सही पकड़े हैं। भले ही बड़ बोले लोग बोल ले कि हाँ भैया राम मंदिर बन गया, जय श्री राम के नारे दे दे, बट उनको भी खुद दिल में पता है कि भाई जय श्री राम के नारे देने से हमारे घर में रोटी नहीं आने वाली है। मंदिर में जाकर हम भीख नहीं मांगने वाले हैं। हमें जो चाहिए वो है रोजगार, हमें जो चाहिए वो है शिक्षा, हमें जो चाहिए वो है हॉस्पिटल्स, हमें जो चाहिए लड़कियों की सुरक्षा, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। शाबाश बेटा। मगर हमें जो चाहिए वो है राम मंदिर, हमें जो चाहिए वो है राम मंदिर का लॉलीपॉप। हमें ये सब चीज नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए। और अगर हमको राम मंदिर मिल गया तो फिर हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। यही तो है भाई देश के अंदर। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल से जुड़ जाए, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।